हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो है माइक्रोफाइनेंस कंपनी के रिकवरी मॉड्यूल्स के ऊपर। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस करा इस बात के ऊपर कि भाई गाइड करें कि अगर हमारा लोन किसी तरह से डिफॉल्ट करता है कोई, तो हम उसे किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, रिकवर करने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। तो आज से पहले तो मैं हमेशा ही इस बात को बोलता रहा कि जो प्रोसेसेस बैंक्स के पास हैं या एनबीएफसी के पास हैं, वो सभी जेन्युइन रूल्स को आप लोग फॉलो करें। उसके अलावा आप एक्सेसिवली बहुत ज्यादा किसी पे प्रेशर ना बनाएं और इस तरह की चीजों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी किसी का क्रेडिट स्कोर अगर आप चाहें तो वो इम्पैक्ट करना चाहें तो वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके पास में हमेशा राइट्स अवेलेबल रहे हैं, लेकिन ये सब अनऑफिशियल बातें हुआ करती थी। रीजन बीइंग कि कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस माइक्रो फाइनेंस के लिए कभी अवेलेबल थी ही नहीं। जो नई गाइडलाइंस आई है, जिन गाइडलाइंस में मैंने रिसेंटली एक वीडियो और बनाई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिसंबर में की जो आई थी, डायरेक्शंस जो है हमारे, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो इसमें ही ये बात भी लिखी हुई है कि रिकवरी किस तरह से करनी चाहिए और रिकवरी करने के पूरे प्रोसीजर इसके अंदर बताया गया है। हालांकि ये प्रोसीजर उन्होंने बताया है और इस प्रोसीजर से हम लोग कुछ लूपहोल्स भी इसके अंदर ढूंढ सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, ये वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और मैं इसको फिलहाल एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिकवरी गाइडलाइंस कैसी हैं हमारी एनबीएफसी के लिए। तो यहाँ सिंपली इन्होंने बताया गया है कि जो भी अथॉरिटी है, यानी कि जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो वो चाहे तो अपने लोन को रिकवर कर सकती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो कब रिकवर कर सकती है, इन बातों के लिए तो थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से समझें। थोड़ा लंबी बनेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की बातें मैंने कभी किसी वीडियो में कभी नहीं करी। तो पहली बात इन्होंने जो बताया है कि जो भी हमारी रिकवरी के प्रोसीजर्स हैं, वो रिकवरी के प्रोसीजर्स हमारे वेबसाइट पे होने चाहिए। वेबसाइट, जो भी कंपनी की वेबसाइट हमारी है, उस पे लिखे होने चाहिए। साथ ही जो हमारी प्रेमाइसेस है, जो भी हमारा ऑफिस है, ऑफिस पे भी बोर्ड पे सारी बातें लिखी होनी चाहिए कि हम रिकवरी किस तरह से करेंगे। तो ये दो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहले तो कि आप इन दो बातों का ध्यान रखें कि रिकवरी करने से पहले लोगों को पता होना चाहिए कि रिकवरी करने के हार्श मेथड्स क्या हो सकते हैं, आप किस हद तक उन कामों को कर सकते हैं। तो रिकवरी के जो मेथड्स होंगे वो आपको अपने प्रोमाइसेस में लिखने पड़ेंगे, जिससे कि जो लोग वहां आए तो आने के बाद एटलीस्ट देखें कि भाई किस तरह के मेथड्स आप लोग फॉलो करते हैं, और ये सभी बातें आपकी वेबसाइट पे भी होनी चाहिए। दूसरी बात कि हम रिकवरी कब करेंगे। रिकवरी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किसी का डिफॉल्ट होना कंपलसरी है, लेकिन डिफॉल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आज उसने डिफॉल्ट करा तो आज ही हम उसको रिकवरी के लिए प्रेशर बनाना शुरू करें। तो यहां उन्होंने बताया कि भाई रिकवरी कब स्टार्ट करेंगे। तो रिकवरी स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बताया है कि लगातार अगर कोई व्यक्ति 2 बार डिफॉल्ट करता है तो आप उसके लिए रिकवरी का मेथड यूज करेंगे। जैसे कि मान के चले कि आपने कोई ग्रुप लोन दिया हुआ है, और उस ग्रुप लोन में आपने बोला हुआ है कि मंडे की शाम को 5 बजे आप सभी लोग इस स्पेसिफिक घर में आ जाया करिए और वहां से पेमेंट ले लिया करूंगा। तो ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में डिसाइड हुआ है, और इस डिसाइड करने की वजह से सभी लोगों को आपने लोन दिया हुआ है। सभी लोग मंडे को आते हैं 5 बजे, और उस 5 बजे आप लोग सबसे पैसे ले लेते हैं, सभी लोगों का पैसा ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि उस ग्रुप के अंदर से एक व्यक्ति था जो उस दिन 5 बजे नहीं आया। अब जैसे ही उसका डिफॉल्ट हुआ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नेक्स्ट डे उसकी घर चले जाएं। आपको मना कर दिया, लॉ एंड को मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिकवरी की उसके घर चले जाएं। उन्होंने कहा कि आप रिकवरी उसी लोकेशन पे करेंगे, उसी पोजीशन पे करेंगे जिस लोकेशन पे आप लोगों का डिसाइडेड हुआ है कि आप रिकवरी करेंगे। जैसे कि आपने कोई एक होम बना रखा है, कोई घर बना रखा है जहां पे आप लोग रिकवरी करते हैं, जिस सेंटर पे आप रिकवरी करते हैं, जहां पे सब लोग आते हैं, तो आप वहीं रिकवरी करेंगे। आप वहां उसका इंतजार करेंगे, आपको उसका इंतजार वहीं की वहीं करना है। साथ में ही अगर उसका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, अगर वो ऐसा एक बार करता है, 2 बार करता है, तो
अगर लगातार 2 बार उसने करा, 2 बार करने के बाद में आप लायबल है कि आप अपने उस लोकेशन से हटके उसके घर तक जाएं और उसके घर से उसकी रिकवरी करें। अब जब हम घर जाएंगे तो घर जाने की भी कंडीशंस दी हुई है उन्होंने कि घर जाएंगे तो मुझसे कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, किस टाइम पे जाएंगे, अगर वो घर पे नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, ये सभी बातें इस लॉ के अंदर बोली गई हैं। तो पहली बात कि जब हम 2 डिफॉल्ट के बाद में वहां जाएंगे तो 2 डिफॉल्ट के बाद हमारे पास राइट क्या बनता है, सबसे पहले उसके घर जाने का राइट बनता है। अगर वो घर पे नहीं मिलता तो फिर उसके बिजनेस लोकेशन पे जाने का राइट बनता है। पहला घर जाएंगे, सेकंड अगर वो नहीं मिला तो बिजनेस लोकेशन पे जाएंगे। जैसे वो किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी कोई दुकान उसकी है, कोई भी ऐसा काम है तो सेकंड पोजीशन आपकी रहेगी, आप उसके घर जाएंगे। तो पहला आप उसके घर जाएंगे, सेकंड उसका जो है ऑफिस या बिजनेस जो भी लोकेशन होगी वहां जाएंगे। लेकिन यहां जाने की भी कुछ कंडीशंस दी हुई है उन्होंने। कंडीशन बहुत सिंपल सी है। कंडीशन ये है कि आप जब भी कहीं जाएंगे तो सुबह 9 बजे से पहले नहीं जाएंगे और शाम को 6 बजे के बाद नहीं जाएंगे। यानी कि आप आउट टाइम में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप रात में 12 बजे उसके घर चले गए, वो नहीं मिल रहा है तो रात में 10 बजे उसके घर चले गए, ऐसा नहीं करेंगे। आप सुबह 9 बजे से पहले नहीं जा सकते, शाम को 6 बजे से बाद में नहीं जा सकते। तो एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया कि टाइम है कि आप इस टाइम से पहले आगे या पीछे आप वहां नहीं जाएंगे। तो कुछ रूल्स है, इसमें 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं उनको सीक्वेंसली पढ़ देता हूं तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। पहले तो उन्होंने बताया रिकवरी जो है, रिकवरी प्लेस जो रहेगा वो रेसिडेंट रहेगा या वर्क रहेगा, वर्क स्टेशन जहां पे वो काम करता है वो रहेगा। और ये भी हम तब करेंगे जब वो उस जगह पे अपीयर ना हो जहां से हम रिकवरी करते हैं और लगातार 2 बार तक रिकवरी ना आए उसकी, तो हम उसके पास में जाएंगे। तो जब भी रिकवरी के लिए हमारा जो रिकवरी एजेंट वहां जाएगा तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है यूज ऑफ थ्रेटनिंग और एब्यूसिव लैंग्वेज। कोई भी थ्रेटनिंग, कोई भी धमकी या गालियां नहीं दी जाएंगी। धमकियां देना, गालियां देना प्रोहिबिटेड है। किसी भी तरह के प्रेशर्स नहीं करने हैं। इस पे बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप किसी को प्रेशर करते हैं तो ये गलत है। इसमें पुलिस कंप्लेन वगैरह होती है तो आप इस बात से नहीं बचते कि भाई मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, मेरे पास रिकवरी लाइसेंस है। अगर वो इस बात को प्रूव कर पाता है कि आप उसको धमकी दे रहे हैं तो ये धमकी देना ना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप बिकॉज ऑफ कि आपके पास सेक्शन 8 का लाइसेंस है, आपके पास एनबीएफसी का लाइसेंस है, आप बच नहीं सकते। आप धमकी किसी को दे नहीं सकते, धमकी देना गलत है। दूसरी बात उन्होंने बोला हुआ है कि आप उसके पास में जब भी जाएंगे तो 9 बजे के बाद जाएंगे और शाम को 6 बजे से पहले जाएंगे। यानी 9 से 6 के बीच में आपको ड्यूरेशन, ये वर्किंग आवर्स होते हैं बेसिकली, तो वर्किंग आवर्स के अंदर जाएंगे, वर्किंग आवर्स के आगे पीछे नहीं जाएंगे। यानी कि हम किसी के लिए भी ऐसा नहीं करेंगे आउट टाइम में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो वर्किंग आवर्स है उसमें जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं बोली गई कि संडे को नहीं जाएंगे या फेस्टिव वाले दिन नहीं जाएंगे। तो फेस्टिवल्स पे जा सकते हैं उसके यहाँ और संडे वाले दिन भी जा सकते हैं, जो भी आपके नॉर्म्स रहेंगे। लेकिन टाइमिंग से विशेष रूप से ध्यान रखना है। टाइमिंग जो है जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही जाएंगे, उसके आगे पीछे नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट बोला हुआ है हरेसिंग रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स ऑफ द बॉरोवर। हरेसमेंट नहीं करेंगे। देखिए इसमें बहुत मैं एग्जांपल देता हूं उसका एग्जैक्टली। बहुत बार क्या होता है कि लोगों ने रिकवरी करने के लिए उनके रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर देते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं ये क्या करती हैं कि लोन देते समय उनके कॉन्टेक्ट्स को फोन से उठा लेती हैं। उनकी एप्लीकेशन सेव होती है उनके पास में, हम तो वहां अलाउ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जब भी हम अलाउ करते हैं, जितनी बार भी हम अलाउ करते हैं, वो हमारे फोन की सभी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हमारी इमेजेस ले लेते हैं, हमारी पर्सनल डेटा ले लेते हैं, हमारे मैसेज ले लेते हैं। आप सोच के देखें, आप जब भी कभी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो जब भी कभी आपने कोई ओटीपी सेंड करा होता है और जैसे भी एसएमएस आता है तो उस एसएमएस में से वो ओटीपी ऑटोमेटिकली जो है उस एप्लीकेशन के अंदर चला जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपका जो बैंकिंग पासवर्ड्स हैं, जो भी चीजें जो भी उस मैसेज के अंदर जा रही है वो सभी उस एप्लीकेशन के पास पहुंच रही है। सेम उन्होंने कॉन्टेक्ट्स भी ले रखे होते हैं, आप कॉन्टेक्ट्स भी उठा लेते हैं वो लोग। जब उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट्स ले लिए, फिर आपने अगर लोन नहीं दिया तो आपके रिलेटिव्स को पास फोन करते हैं, आपको फ्रेंड्स को परेशान करते हैं। इस तरह के बहुत केसेस एप्लीकेशंस ने करे हुए हैं, जिसकी वजह से काफी लोग हैरेस हुए और लोगों ने सुसाइड तक कर ली। जिन लोगों ने लोन लिए, स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट लोन के नाम पर उन्होंने 1000, 2000, 5000 ले लिए, वो नहीं चुका पाए, उनका हैरेसमेंट हो रहा है। उन लोगों ने क्या करा, उनके रिलेटिव्स को जो है फोन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के केसेस में आपको फोन वगैरह नहीं कर सकते हैं, आपको
फोन उसी को करना है जिस व्यक्ति ने आपसे लोन ले रखा है। आप इन नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको। रिकवरी करते समय किसी भी रिलेटिव या किसी व्यक्ति को आप हरेसमेंट नहीं करेंगे, इवन उसका भी हरेसमेंट नहीं करेंगे। आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, हम आपको दोबारा लोन नहीं दे सकते हैं, या आपके ऊपर नोटिस करेंगे, आपको कोर्ट में लेके आएंगे। आप इस तरह की बातें करो, क्योंकि इसमें हरेसमेंट कहीं भी नहीं है। आप लीगली किसी इंसान को बता रहे हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो क्या रहा हमारा हरेसमेंट ऑफ रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, बोरोवर्स, इनका हरेसमेंट नहीं करेंगे। पब्लिशिंग द नेम ऑफ बोरोवर्स, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। पहले क्या हुआ कि कुछ माइक्रो फाइनेंस वगैरह कंपनी ने क्या करा कि जब किसी ने लोन नहीं दिया तो उस व्यक्ति का नाम अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पे, या फिर उसका नाम जो भी सोशल मीडिया होते हैं वहां डाल देता हूं कि भाई इसने पेमेंट नहीं करा, या फिर उसका न्यूज़पेपर में ऐड निकाल देते हैं कि भाई ये 15 लोग हैं, इनका नहीं करा। तो जब सोशली उस व्यक्ति को हम सोशली उस व्यक्ति का जब हरासमेंट करते हैं तो वो व्यक्ति लोन का अमाउंट दे देता है। ऐसा लोगों का मानना हुआ करता है कि उसको हम परेशान करेंगे इस तरह से कि हम फेसबुक पर डालेंगे और उसको थोड़ा अपना रिस्पेक्ट का लगेगा, वो हमारे पास आके पेमेंट कर देगा। तो ये जो बातें हैं ना, इन बातों की वजह से लोगों ने ये वाली बात करना शुरू कर दी कि भाई हम जो है सोशल मीडिया वगैरह पे डाल देंगे। तो उन्होंने इस चीज को प्रोहिबिट करा, मना करा कि भाई पब्लिशिंग द नेम ऑफ बोरोवर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहीं भी उठा के नाम जो है फॉलो करना शुरू कर दिया, इस तरह की बात हम नहीं करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा यूज ऑफ थ्रेट एंड यूज वायलेंस एंड एनी अदर मींस ऑफ हार्म बोरोवर फैमिली एंड एसेट्स रेपुटेशन। उसकी एसेट का नुकसान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसके घर गए, हमें कुछ नहीं मिला तो हमने उसकी चीजें तोड़ना शुरू कर दी। कुछ उठा के लेके आना, कोई भी सामान उठा के लेके नहीं आएंगे। उसकी रेपुटेशन का ध्यान रखेंगे, समाज में गालियां नहीं देंगे उसको। इस तरह की बातों का जनरल बात बोली गई है, बट ये जनरल बातें बोलने का जरूरी इसलिए लगा डिपार्टमेंट को क्योंकि इनको ना लिखा होने की वजह से, ये बातें जब नहीं लिखी हुई थी तो लोग बहुत ही मिस यूटिलाइज करा करते थे लॉ का, और जाके रिकवरी के नाम पे उसको बहुत तरह तरह की धमकियां देना, परेशान करना, सामान उठा के लेके आना, इस तरह की एक्टिविटीज करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से चीजें डिस्टर्ब हो रही थी। तो वो डिस्टर्बेंस जो है डिपार्टमेंट ने सोचा कि थोड़ा कम करा जाए। मिसलीडिंग द बोरोवर, किसी तरह से मिसलीड करके, धोखा देकर मुझसे पैसा रिकवर नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें उसके अंदर बोली हुई हैं, और ये बात भी इसके अंदर बताई गई कि जो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि हम रिकवरी का प्रोसीजर हमारा क्या है, और एक ग्रीवेंस सेल बनाना पड़ेगा। ग्रीवेंस सेल का मतलब होता है कि आपको अपनी एंटिटी के अंदर एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा। वो अगर आपकी एंटिटी बहुत छोटी है तो भी आप जो है बीइंग बॉस, आपको अपना फोन नंबर एटलीस्ट वहां देना चाहिए कि भाई अगर किसी को मेरे रिकवरी मेथड से परेशानी तो यहां कंप्लेन करे, या किसी को किसी बात से परेशानी तो वो यहां कंप्लेन करे। तो ये सारी बातें उनको बतानी पड़ेगी। तो ये सभी चीजें उस वेबसाइट के ऊपर लिखी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें उस पर लिखी होंगी। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो है हमें समझने की है रिकवरी के लिए, कि रिकवरी की गाइडलाइंस तो उन्होंने दे रखी है। रिकवरी की गाइडलाइंस के बाद में उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम रिकवरी एजेंट्स हायर करना चाहे तो, क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं या बहुत तरीका क्या होता है, जनरलाइज केस में क्या करा जाता है कि जब हमसे रिकवर नहीं हो पाता तो हम रिकवरी एजेंट से रिकवरी एजेंसी को हायर कर लेते हैं, जो जाके रिकवर करते हैं पैसा को। हम हायर कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंसी को हायर करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो लॉ से आगे बात करे। मालूम पड़ा कि आपने तो लॉ में ये लिखा था कि आप गाली नहीं दे सकते, तो आपने रिकवरी एजेंट बना दिए और रिकवरी एजेंट जाके गालियां दे रहा है। या आपने बोला था कि सामान लेके नहीं आ सकते, आपका रिकवरी एजेंट जाके गालियां दे रहा है। ये काम नहीं हो सकता। यानी कि जो भी रिकवरी के लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वही सेम रिकवरी के लॉज उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, और उनके किसी भी तरह के एक्ट की जिम्मेदारी एनबीएफसी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या हुआ करता था कि रिकवरी एजेंट फ्रीली काम करा करते थे, और जो कंपनी हुआ करती थी वो बच के निकल जाया करती थी कि भाई गाली मैंने थोड़ी दी है और मारपीट मैंने थोड़ी करी है। लेकिन अब इस बात का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको उन्हें गाइड करना पड़ेगा एग्जैक्टली किस तरह से काम करना है, और जितने भी लॉज हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस इसके अंदर बोली गई हैं, उस सब के लिए अपने डिपार्टमेंट को, अपने रिकवरी एजेंट्स को
प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कैसे बात करनी है, कितने दिन बाद रिकवरी करनी है, और इस सब चीज को प्रैक्टिस कराने के बाद में आप रिकवरी कर सकते हैं। तो ये आपका रिकवरी प्रोसीजर है। इसके अंदर इन्होंने ये वाली बात नहीं बोली कि नोटिस वगैरह भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, तो इस तरह की बात पे ये लोग शांत है। तो जब भी लॉ कहीं भी जब लॉ साइलेंट होता है तो उस जगह पे हमको लॉ को उस तरह से पढ़ना होता है कि हम अपने बेनिफिट की बात करें। तो अगर यहाँ नहीं लिखा कि हम नोटिस फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मना नहीं करा गया, तो उसका मतलब तो सिंपली ये है कि हम कर सकते हैं। तो जो काम यहाँ नहीं बोले हैं, जिन कामों के बारे में यहाँ नहीं बोला गया, ओपन नहीं करा गया, अगर वैसा कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप रिकवरी के लिए खूब करें, किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन डिपार्टमेंट आपके ऊपर नहीं करेगा। बट सिंपली इमोरल तरीकों का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इमोरलिटी के केस में आपको ये एक्ट कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। उसमें आपके ऊपर आईपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर्स हो सकते हैं, जिसके लिए वो व्यक्ति आपके लिए पुलिस कंप्लेन कर सकता है। तो आप ये बोल के नहीं निकल सकते कि भाई मैं तो लाइसेंस है या मैं एक्ट के अंदर काम कर रहा हूं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो किसी और एक्ट के अंदर, किसी और नियम के अंदर गलत हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बात इसमें रह गई मेरी, जो भी हमारी रिकवरी एजेंसीज होंगी, वो रिकवरी एजेंसीज का जो डेटा होगा वो आपको अपने पास में हमेशा अपनी वेबसाइट पे शो कराना पड़ेगा। अगर आपने किसी रिकवरी एजेंसी पे अपना कॉन्टेक्ट कर रखा है तो उस रिकवरी एजेंसी के बारे में आपको अपने वेबसाइट पे लिख के देना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो अपने पास में मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिकवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। मैं और वीडियोस इस टॉपिक पे बनाता रहूंगा। रिजर्व बैंक ने रिसेंटली जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझने की है। ये वीडियोस बनती रहेंगी, चैनल को फॉलो रखें जिससे कि और चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और किसी भी तरह की माइक्रो फाइनेंस, निधि या किसी और कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहां आप बात कर सकते हैं। और अगर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।